कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इस पेज पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक टॉपिक, और एक टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे नोट्स की कॉपी मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है। 11th के नोट्स भी गिवन है, 12th के नोट्स भी गिवन है। वहाँ से PDF कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्कशन के दौरान आप नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ बैठें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे एंड लर्न इन ए बेटर वे। तो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या मतलब है? कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन अगर कांस्टेंट रहती है, तो इसको वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसमें ग्लिच है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो ही रही है। मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहती है, तो आप कह सकते हो कि स्पीड लगातार कांस्टेंट रहती है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी इट आल्सो इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो क्योंकि हमेशा चेंज होती रहती है, तो वहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, इस सेंस में मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहती है। इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ में अगर मूव करता है, तो सच ए मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां डायग्राम से समझें इस बात को। एक सर्कुलर पाथ यहां पे शो किया हुआ है, जिसका सेंटर O है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना रखी है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नापोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एंगल सब्सक्राइब्ड एट द सेंटर। तो आप देखें, जैसे T1 टाइम है, एक T1 टाइम पे पोजीशन मार्क कर रखी है और एक T2 टाइम पे पोजीशन मार्क कर रखी है। तो T1 टाइम पे पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको सेंटर से मिलाया एक लाइन से, एक रेडियल लाइन से। तो ये रेडियल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एंगल बनाती है θ1। इट सब्सक्राइब्स एन एंगल θ1 एट द सेंटर। तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया T1 टाइम पे। सिमिलरली एक अनदर टाइम T2 पे पोजीशन पार्टिकल की उस सेंटर से मिलाने वाली लाइन θ2 एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट दिस टाइम T2 इज θ2। ओके, तो T1 टाइम से T2 टाइम में पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव किया? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 में से θ1 माइनस कर लो, डेल्टा थीटा। सो डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T1 टू T2। और इसी टाइम इंटरवल में लीनियरली कितना मूव किया पार्टिकल ने? लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज डेल्टा S। सो हाउ डू वी डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहला इसमें देखें, सबसे पहला जो एक डेफिनेशन मैंने बताई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कैसे करते हैं वो तो समझ में आ गया। डेल्टा थीटा से डिनोट कर रहे हो, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। व्हाट इज डेल्टा थीटा? डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। What is R? R is radius of the circle, radius of the circular path or the circle. Okay, so delta theta is equal to delta S upon R. So it is a quite useful relation, basic fundamental relation, इसको ध्यान में रख लेंगे। Then angular velocity. Angular velocity का क्या मतलब हुआ? Linear velocity का क्या मतलब होता है? Linear velocity का मतलब होता है distance upon time. तो linear distance upon time. इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? वी डिनोट इट बाय ओमेगा and we define it delta theta by delta t. What delta theta is angular displacement here and delta t is time. तो delta t टाइम इंटरवल में उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ट्रेवल किया है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी यू कैन कैलकुलेट बाय ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एंगुलर वेलोसिटी एक डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए है, तो इसको आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो, क्योंकि डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज नॉट सो स्मॉल। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर मेजर करनी हो तो आपको किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको मेजर करनी पड़ेगी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो वेयर डी थीटा इज स्मॉल एंगल अप्रोचिंग टू जीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डी टी इज स्मॉल टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू जीरो। तो इट इज बेसिकली differential, first order differential of theta with respect to time. When you differentiate theta with respect to time, theta को जब time के respect में differentiate करते हो,
तब आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटीज ये जब भी मेजर की जाती हैं, इंस्टेंटेनियस वाली मेजर की जाती है तो हमेशा डिफरेंशियल यूज किया जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटरवल की बात हो रही होती है। स्मॉल इंटरवल इज मैथमेटिकली डिनोटेड बाय दीज डिफरेंशियल्स। नाउ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ये एक रिलेशन हम पढ़ के आए हैं। इस रिलेशन को डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा टी, dividing both the sides of this relation by delta t. So on the LHS you get delta theta by delta t and on RHS you get delta s by r अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये तो ओमेगा बन गया, ओमेगा मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी। और हियर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बिकम्स वी, और अपॉन में आर है ही, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वी इज linear velocity, r is radius. So you wanted to calculate a relation between linear velocity and angular velocity, and you have found it omega is equal to v upon r. So this is the relation between linear velocity and angular velocity. I hope this clarifies. Now next topic, centripetal acceleration. Centripetal acceleration का मतलब क्या है? दो वर्ड से बना है, सेंट्रीपिटल और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता ही, मतलब एक्सेलरेशन इज देयर व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन होएगा नहीं, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ में तो एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो वर्ड सेंट्रीपिटल एडजेक्टिव, ये अपने आप में दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो सेंट्री और एक पीटल। सेंट्री मीन्स सेंटर और पीटल मीन्स टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स सेंटर एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन विच डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स सेंटर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब भी कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, हमेशा एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहता है, यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इसलिए कह रहे हैं उसके, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अदरवाइज बस इतनी बात है कि उसमें एक एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होता है। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, ये खास बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये था कि उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो दो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, पर फिर भी डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है ना हर एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, कांस्टेंट तो नहीं है। और कांस्टेंट नहीं है अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो है। तो इसमें एक्सेलरेशन होता है, और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप कैलकुलेट करें, अगर मेजर करें तो वो सेंटर की तरफ होती है, तो इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो ऑलवेज व्हेन देयर इज ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज एन एक्सेलरेशन इन इट, यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक ये डायग्राम से समझ लेंगे इसको। इनिशियली पार्टिकल P1 पोजीशन पे है, देन इट मूव्स टू अनदर पोजीशन P2, और P1 पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी V1 है और P2 पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी V2 है। और ये एक सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा पार्ट मैंने बना रखा है, और इस सर्कल को अगर कंप्लीट किया जाए तो इस सर्कल का सेंटर O पे है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये P1 और P2 एक जिस पार्ट पे लाई करते हैं, वो पार्ट, वो आर्क इस पूरे इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है, बस वो आर्क। इस सर्कल का रेडियस r है, इट इज मेंशन इन द डायग्राम। O से लेकर के P1 तक का डिस्टेंस r है, या O से लेकर P2 तक का डिस्टेंस भी r ही है, बोथ आर रेडियस। और P1 पोजीशन और P2 पोजीशन पे वेलोसिटीज मार्क्ड हैं V1 और V2। V1 V2 डेफिनेटली अलग अलग है क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, तो इसका मतलब V1 और V2 का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट किया जाए तो यू विल गेट वन एंड सेम थिंग। तो V1 और V2 का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं V है, और डायरेक्शन तो अलग अलग है ही, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो ही जाती है। तो P1 पॉइंट पे V1 वेलोसिटी और P2 पे V2 वेलोसिटी इस सेंस में कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो दोनों पोजीशंस पे P1 और P2 पे दोनों जगह सेम ही रहता, वो है V। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस r है, और इन दोनों पोजीशंस के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, विच इज द एंगल सब्सक्राइब्ड एट द सेंटर। O पे सब्सक्राइब किया हुआ है डेल्टा थीटा। और इस
दोनों पोजीशन के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस उसने मूव किया है पार्टिकल का, वो डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस इज अलोंग द आर्क, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो वहां पे मैंने मार्क किया हुआ है। नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल डेल्टा एस अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। ये इसकी ट्राइंगल की ज्योमेट्री से आप ये एक रिलेशन लिख सकते हो। तो ये रिलेशन लेकर के चलो, यहां से स्टार्ट किया, डेल्टा एस अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, ये जो जिन दो ट्राइंगल की बात की गई है उन दोनों ट्राइंगल में आपस में कॉन्ग्रुएंसी है, उस कॉन्ग्रुएंसी से ये रिलेशन हमने लिख लिया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो डेल्टा एस अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। और इसको डेल्टा वी के लिए सोल्व कर लिया आपने, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वी न्यूमरेटर में चला गया, तो you get delta v equal to v upon r into delta s. Now divide this expression, both the sides of this expression, by delta t. तो on the LHS you get delta v upon delta t and on RHS you get v upon r into delta s upon delta t. अब ये जो delta v upon delta t था LHS में, it becomes a, और RHS में जो delta s upon delta t था, it becomes v. ये जो delta v upon delta t था जो a बना है, ये एक्सीलरेशन है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज एक्सीलरेशन। और तो आपको ए का एक्सप्रेशन मिल गया, ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वी, विच इज वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई है वी स्क्वायर अपॉन आर। यही रिलेशन है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए, इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करोगे, तो वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको ओमेगा की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, v की जगह पे r ओमेगा सब्सटीट्यूट कर दें तो ये बन जाता है r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन में r, तो यू गेट a इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो आप रिलेशन तो यही याद रखें, a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r। उसको ओमेगा की टर्म्स में जब भी कभी लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हो। नाउ ये दो तीन रिलेशन जो अभी पढ़ के आए हैं, इनको एक समरी याद रखें, S इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल टू आर ओमेगा, A इक्वल टू आर एल्फा। ये इसी ऑर्डर में याद रखें, इनको इस ऑर्डर में याद आसानी से रखा जा सकता है। ठीक है, आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में S V A और राइट हैंड साइड में R R R, और S के कोरस्पोंडिंग थीटा, V के कोरस्पोंडिंग ओमेगा, A के कोरस्पोंडिंग एल्फा। एक और लास्ट टॉपिक इसमें पेज में सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने ऑब्टेन कर लिया था वी स्क्वायर अपॉन आर, इसके कोरस्पोंडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स अगर निकालनी है तो इसको केवल मास से मल्टीप्लाई करना होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया, ए स्क्वायर अपॉन आर, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर, एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यू गेट एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको ओमेगा की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो पेज नंबर 12 में इतना ही है। एक आध एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए दो तीन एग्जाम्पल कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 13 के साथ कंटिन्यू करेंगे।